नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य, जब भी हम इस विषय पर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे नाम आते हैं जिनके बिना इस भाषा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य के ऐसे ही 4 सबसे मजबूत आधार स्तंभों के जीवन और उनके बेमिसाल काम को डिकोड करने वाले हैं। ये कोई साधारण चर्चा नहीं होगी, बल्कि हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से इन दिग्गजों के सफर का पूरा निचोड़ निकालने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गोता लगाते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम आधुनिक हिंदी के 4 स्तंभों का एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इन महारथियों से मिलेंगे। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, पुरातत्ववेत्ता वासुदेव शरण अग्रवाल और निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आखिर में हम इस पूरी साहित्यिक विरासत के असली सार को समझेंगे। भाग 1, आधुनिक हिंदी के 4 स्तंभ। अब ये वो दौर था जब खड़ी बोली, जो कभी सिर्फ आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, उसे निखार कर एक बेहद पावरफुल साहित्यिक माध्यम में बदला जा रहा था। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? इन चारों महान लेखकों का जीवनकाल एक दूसरे से कितने करीब से जुड़ा हुआ था। 1886 में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। ठीक 3 साल बाद 1889 में जयशंकर प्रसाद जी का। फिर 1904 में वासुदेव शरण अग्रवाल जी आए और 1907 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब महज कुछ ही दशकों के भीतर इन महान साहित्यकारों के एक साथ होने से हिंदी साहित्य का एक ऐसा स्वर्ण युग बन गया जिसकी गूंज आज भी हमें साफ सुनाई देती है। भाग 2, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। शुरुआत करते हैं इस सदी के सबसे वरिष्ठ स्तंभ मैथिली शरण गुप्त जी से। झांसी के चिरगांव में जन्मे गुप्त जी की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी, लेकिन उनके अंदर की प्रतिभा अद्भुत थी। उन्होंने खड़ी बोली की एक ऐसी सुसंगठित, सरल और वर्णनात्मक शैली में महारत हासिल कर ली थी जो उस समय साहित्य को आम जनता तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। गुप्त जी केवल एक कवि नहीं थे। उनकी कविताओं में जो कूट कूट कर राष्ट्र प्रेम भरा था ना, खासकर उनकी अमर रचना भारत भारती में, उसी ने उन्हें हिंदी विद्वानों के बीच निर्विवाद रूप से राष्ट्र कवि की उपाधि दिलाई। उनका साहित्य सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, वो असल में समाज सुधार और लोगों के दिलों में देश प्रेम की आग जगाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने साकेत, यशोधरा और पंचवटी जैसी मास्टरपीस मौलिक रचनाएं तो लिखी ही, साथ ही मेघनाद वध और वीरांगना जैसे प्रमुख ग्रंथों का शानदार अनुवाद भी किया। सामाजिक सुधारों पर उनका फोकस और उनकी इसी विविधता ने उन्हें द्विवेदी युग का सबसे लोकप्रिय कवि बना दिया। भाग 3, छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे साहित्य का स्वर बदलता है जयशंकर प्रसाद जी के साथ। 1889 में काशी में जन्मे प्रसाद जी की भाषा शैली गुप्त जी की वर्णनात्मक शैली से एकदम अलग थी। प्रसाद जी की खड़ी बोली बहुत ज्यादा परिष्कृत, शुद्ध और संस्कृतनिष्ठ थी। मतलब उनके चित्रात्मक और अलंकारिक वर्णनों के लिए ये शैली बिल्कुल सटीक बैठती थी। और यहाँ छायावाद को समझे बिना आगे बढ़ना सही नहीं होगा। छायावाद आधुनिक हिंदी साहित्य का एक बहुत ही प्रमुख रोमांटिक आंदोलन था, जहां सारा फोकस प्रेम, गहरी भावनाओं, सौंदर्य के चित्रण और मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा पर था। और प्रसाद जी इस आंदोलन में केवल एक नाम भर नहीं थे, बल्कि वे इस पूरे डीप इमोशनल मूवमेंट के प्रवर्तक और प्रतिनिधि कवि थे। उनके बारे में एक और बात जो वाकई हैरान करती है, वो है उनका एक्सपेंसिव टैलेंट। वे सिर्फ एक कवि तक सीमित नहीं थे, वे एक कमाल के नाटककार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। आप खुद सोचिए, चाहे कामायनी और आंसू जैसी महाकाव्य कविताएं हों या चंद्रगुप्त जैसे ऐतिहासिक नाटक, हिंदी साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा बची हो जिससे उन्होंने अपने हुनर से ना निखारा हो। भाग 4, पुरातत्ववेत्ता वासुदेव शरण अग्रवाल। अब कविता की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं गहरे एकेडमिक गद्दी की ओर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी के साथ। 1904 में मेरठ में जन्मे अग्रवाल जी की प्रोफाइल देखेंगे तो उनकी एकेडमिक योग्यताएं जैसे पीएचडी और डीलिट की उपाधियां साफ बताती हैं कि उनका दिमाग पूरी तरह से विश्लेषणात्मक और शोधपरक लेखन के प्रति समर्पित था। वे अपनी बेहद मैच्योर और परिमार्जित खड़ी बोली के लिए जाने जाते थे।
इनके सफर का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है उनका प्रोफेशन। अग्रवाल जी ने पुरातत्व संग्रहालयों में एक निदेशक के रूप में भी काम किया था। इसी वजह से उन्होंने साहित्य के अध्ययन को पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी के साथ इतने यूनिक तरीके से जोड़ दिया कि उनका लेखन सीधे तौर पर इतिहास और शुद्ध खड़ी बोली की एक बहुत ही मजबूत नींव पर खड़ा हो गया। अगर हम उनके काम को कैटेगराइज करें तो उनका व्यवस्थित और वैज्ञानिक स्वभाव एकदम साफ दिखता है। चाहे वो कल्पवृक्ष और पृथ्वीपुत्र जैसे निबंध संग्रह हों, पाणिनिकालीन भारत जैसे गहरे शोध ग्रंथ हों, या फिर पद्मावत और हर्षचरित्र जैसे संपादित कार्य, ये सब साबित करते हैं कि वे ऐतिहासिक शोध और ग्रंथों के संपादन के क्षेत्र में सच में एक बहुत बड़े दिग्गज थे। भाग 5 निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आते हैं हमारी सूची के अंतिम महारथी पर, प्रसिद्ध निबंधकार और आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 1907 में बलिया में जन्मे द्विवेदी जी को साहित्य में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनकी लेखन शैली एकदम शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी, जो कभी बहुत क्रिटिकल तो कभी बहुत ही भावनात्मक हो जाती थी। द्विवेदी जी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने आधुनिक गद्य में एक अविश्वसनीय गहराई ला दी। कैसे? नवीनता और प्राचीनता को आपस में जोड़कर। वो सिर्फ हिंदी के नहीं बल्कि बांग्ला और संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, और यही वजह है कि उनके विचारों में प्राचीन ज्ञान और नए जमाने की सोच का एक बड़ा ही स्मूथ और शानदार सम्मिश्रण देखने को मिलता है। उनका प्रभाव क्षेत्र सच में बहुत विशाल रहा है। अशोक के फूल और कुटज जैसे लोगों के पसंदीदा निबंध लिखने से लेकर बाण भट्ट की आत्मकथा जैसे बेहतरीन उपन्यास और स्वयं हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास लिख डालना, उनका ये डाइवर्स कंट्रीब्यूशन हिंदी साहित्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। भाग 6 साहित्यिक विरासत का सार। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, अगर उसे एक साथ रखकर देखें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे इन चारों ने खड़ी बोली का इस्तेमाल पूरी तरह से अलग अलग दुनिया रचने के लिए किया। जहां गुप्त जी ने इसे राष्ट्रवाद के लिए एक हथियार बनाया, वहीं प्रसाद जी ने इसे छायावाद के रोमांस के लिए संस्कृत निष्ठ कर दिया। अग्रवाल जी ने इसे पुरातत्व और इतिहास के लिए विश्लेषणात्मक रूप दिया, तो द्विवेदी जी ने इसे सांस्कृतिक समन्वय और आलोचना के लिए एक शुद्ध साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। राष्ट्रवाद, रोमांटिसिज्म, इतिहास और सांस्कृतिक आलोचना को एक साथ पिरोकर क्या इन चार स्तंभों ने असल में उस मजबूत नींव का निर्माण नहीं किया जिस पर आज की हमारी आधुनिक हिंदी खड़ी है? जरा सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जो इस समृद्ध विरासत को और भी करीब से जानने पर मजबूर कर देता है। आज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।